Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या होती है डिफरेंट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उससे कैसे प्रश्न आते हैं, ये आज के वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एंड अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस भी इस सीरीज में से आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं. स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके साथ आपको आसान ट्रिक्स दूंगी जो कि बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद कर सकती है। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी सवाल परेशान कर रहा हो, तो वो डाउट्स आप अपने ग्रुप में भी टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप उस अकॉर्डिंग मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर्स हैं जिन पर इजीली आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ये शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं जिसमें हमारे पास पहले में बोला गया है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक जो है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप लोग हर एक चीज को एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक लर्नर हो तो आपकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, सोशल क्या हो सकती हैं, वो आप लोगों ने सोचनी है एंड फिर रेलेवेंट इसके जो ऑप्शंस हैं उनको मैच करना है। राइट, तो यहाँ पे बोला गया है कि लर्नर एनकोड्स एंड डिकोड्स रेलेवेंट मैसेजेस करेक्टली। यानी कि एक स्टूडेंट जो है उसको हम कोई चीज समझा रहे हैं, ठीक है, एंड वो आगे उस चीज को बिल्कुल करेक्ट वे में समझा रहे हैं, यानी कि एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो वो बहुत अच्छे से अगर कोई स्टूडेंट करता है तो क्या वो उसकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में से कुछ है या नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है लर्नर सेलेक्ट्स डिफरेंट थीम्स इन हिज और हर कोर्स व्हेन नीडेड। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो उसको सब्जेक्ट चाहिए, जो वो थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन बोलता है लर्नर वर्क्स एज अ टीम मेंबर ऑफ द पियर्स। तो पियर्स का मतलब होता है जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ हम पूरा दिन रहते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है पियर्स, यानी कि हमारे आसपास के लोग। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ टीम वर्क सीखते हैं, एक टीम में काम करना सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि लर्नर स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एविडेंट इन लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ मेंबर ऑफ हिज क्लास। यानी कि वो क्या करते हैं, वो फोकस करने लगते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, एंड उसी के बेसिस पे वो क्या करते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट अगर स्टडीज में अच्छा है एंड दूसरा स्टूडेंट अगर डांस में अच्छा है, तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये होती है कि वो दोनों को कंपेयर ना करे। ठीक है, ये अपनी फील्ड में अच्छा कुछ कर सकते हैं, ये अपनी फील्ड में कर सकते हैं, इसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इन सभी के बेसिक मीनिंग्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब बात करते हैं एकेडमिक की। एकेडमिक होता है जो भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होता है, एजुकेशनल लेवल होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा नॉलेज होता है। नेक्स्ट आता है सोशल। तो सोशल का मतलब क्या होता है, जैसे हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जगह पे जाके हमें ग्रुप में किसी चीज़ को जो है किसी लोगों को इंस्पायर करना होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इमोशनल की अगर हम लोग बात करें तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि सेल्फ इमेज, या अपने आप को हम किस लेवल पे रखते हैं, सोशिएबिलिटी किसी की, ठीक है, स्टेबिलिटी। कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड, कि कैसे हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सभी के कॉन्सेप्ट्स बता दिए, अब आप लोग इनको इजीली मैच कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक मैंने बताया इनकी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन से रिलेटेड ये हो सकता है कि लर्नर जो है खुद से अपनी थीम सेलेक्ट करें। यहाँ पे थीम का मतलब है कि वो अपने कोर्सेज को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास
सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सोशल में मैंने बताया कि किसी की इमेज, किसी की टीम वर्क से रिलेटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ये होती हैं रिलेटेड टू कि हम कैसे किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, कैसे हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हम नहीं करते हैं। ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन है कॉग्निटिव, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, किसी पर्सन की मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से लर्नर उस चीज़ को समझ चुका है एंड उसको अपनी लैंग्वेज में एनकोड एंड डिकोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में डिकोड करते हैं, इसका मतलब है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, learner communication has relatively high potential of challenging, यानी कि जो शिक्षार्थी होते हैं, जो लर्नर होते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। किस लेवल पे? हायर पोटेंशियल पे। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, टीचिंग एज प्रोफेशन, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज, मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड। ठीक है। तो लर्नर के कम्युनिकेशन पे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे टीचर को साथ में लेकर चले। ठीक है। सो यहाँ पे लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबे समय से अगर हम किसी चीज़ को पकड़े रखे हैं, कोई टीचर उस चीज़ को पकड़ के रखे हैं, तो उस चीज़ का इफेक्ट लर्नर पे पड़ता है। ठीक है। ये ऑप्शन में बोला जाता है कि मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, कि किस तरह से हम किसी को इवेल्युएट कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट को जज कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडिया, अगर कोई स्टूडेंट इनोवेटिव तरीके से या फिर बहुत ही क्रिएटिव चीज़ों से समझाते हैं तो क्या होगा, वो किसी स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग तो नहीं हो सकता। ये तो एक बेस्ट मेथड होगा जिससे कि एक लर्नर जो है समझ सकता है। ठीक है। टीचिंग एज प्रोफेशन, अगर टीचर जो है वो प्रोफेशनल वे में आप लोगों को पढ़ाता है तो वो भी एक स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शंस को तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो राइट ऑप्शन जो है हाईएस्ट पोटेंशियल यहाँ पे लिया गया है, लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स। एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर। ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। सो सबसे पहले बोला है दे ऑफन इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग, यानी कि वो क्या करते हैं, दिवा स्वप्न, दिन में ही सपने देखने में जनरली लगे रहते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हीरो वर्शिप इज सीन एट दिस स्टेज, यानी कि वो अपने आप को हीरो समझते हैं एंड इस एज में ऐसा होता है जनरली कि वो सोचते हैं कि हमारी एक अलग सोशल इमेज हो, कि हम स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं तो वो हमें लोग आसपास के पहचानते हो, हमसे बात करें। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है हीरो वर्शिप। थर्ड ऑप्शन है दे वॉन्ट टू बी इन ग्रुप्स एंड गैंग्स, तो ये चाहते हैं कि इनकी एक सोशल इमेज हो एंड इनका एक अपना ग्रुप हो जहाँ पे उनको सब पहचाने, उनके रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन है दे आर इमोशनली स्टेबल्ड। ठीक है। तो इमोशनल जो मेंटल लेवल होता है उनका, उसमें क्या किशोर बच्चे जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, यानी कि अपने जो ऑपोजिट जेंडर होते हैं उनकी तरफ इस एज में लर्नर्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है दे आर स्टेबल विद रिगार्ड्स टू ग्रुप एक्सेप्शंस एंड प्रेशर्स। ठीक है। तो जितने भी दबाव होते हैं, जितने भी प्रेशर्स होते हैं, उनके लिए वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शंस में देख सकते हो किस किस को हमने रिजेक्ट करना है। ठीक है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 6 है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं हो सकता, तो जहां पे भी ऑप्शन नंबर 6 है हम उनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब बचा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज दे आर इमोशनली स्टेबल। तो आप लोग देख सकते हो कि जब भी आप लोग किशोर अवस्था में थे, एडोलेसेंट थे, तो कोई भी इमोशनली स्टेबल नहीं होता है। इस एज में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सी चीजें अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 भी जो है वो हम एलिमिनेट कर देंगे। सो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है। तो इसके अलावा जो है कुछ और भी की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं एडोलेसेंट स्टूडेंट्स। ठीक है। इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक एज ऐसी होती है जहाँ पे अगर पेरेंट्स भी कुछ बोल दे तो बच्चों को गुस्सा आ जाता है। ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनकरेजिंग लर्नर्स टू लर्न
द एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएटेड। तो किसी एक लर्नर को अगर हम सिखाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो कौन से जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड माने जाएंगे। पहला है यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गैजेट्स, यानी कि जो लेटेस्ट गैजेट्स चल रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, अगर हम उनके थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाएं तो क्या वो अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन बोलता है ऑर्गेनाइजिंग टीचर टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि एक नए टीचिंग मेथड को हम ऑर्गेनाइज करें जिससे कि हम एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है असाइनिंग टास्क टू बी मास्टर्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट के द्वारा जिसमें उसकी मास्टरी है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, कोई डांस में बहुत अच्छे हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट में उनकी मास्टर्ड है, वो मास्टर हैं, ठीक है, वैसा काम उनको दे दें, तो क्या ये अप्रोप्रिएट मेथड होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड। अगर हम लोग किसी स्टूडेंट को, किसी लर्नर का बार बार टेस्ट लेते रहेंगे तो वो तो क्या होंगे, बहुत इरिटेट हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को लेकर चलें, बार बार कोई टीचर हमारे टेस्ट लेते रहे, बार बार सिर्फ हम ही से क्वेश्चन पूछते रहे, तो ये एक बेस्ट मेथड नहीं होता है। तो इस ऑप्शन को हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जनरली, ठीक है, तो वहाँ पे इस केस में उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, तो इस ऑप्शन को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम पढ़ाएं तो हर एक स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अगर हम लोग टीचिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जिससे कि इंक्रीज होती है अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफरिंग टू लर्निंग। ठीक है, इससे जो लर्नर्स हैं वो बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ बेसिक हमारे पास डेफिनेशंस दी गई हैं एंड उसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस हैं, तो हमें इनको मैच करना है। तो पहला है कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड वर्बल। ठीक है, सो यही होती है बेसिकली जो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो एबिलिटी टू रिलेट टू अनदर, तो इनमें से कौन सा है जिसमें एक लर्नर, ठीक है, दूसरे लर्नर के साथ खुद को रिलेट करता है, ठीक है, खुद को कंपेयर करता है कहीं ना कहीं। इमोशनल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया। अब जैसे मैंने आप लोगों को कोई आइडिया बताया कि एग्जाम में आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो अगर आप उस चीज़ को आर्टिकुलेट करते हो, अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करके समझने की कोशिश करते हो, उसको बोला जाता है आर्टिकुलेट करना। ठीक है, तो वो कौन से लेवल पे किया जाता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रीड अदर्स फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो किसी की एक्सप्रेशंस के थ्रू ही हम अगर जज करने लग जाते हैं कि हाँ, इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये नहीं इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है, या ये आज परेशान है, इनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो कौन सा जो है मैच करेगा इसमें, बेसिक रूल। ठीक है, नेक्स्ट है एबिलिटी टू सॉल्व एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे कोई स्टूडेंट सॉल्व करता है, ये कौन से कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सभी के कॉन्सेप्ट्स मैंने समझा दिए हैं, अब आप लोग फटाफट से इनको इजीली मैच कर सकते हो। तो कॉग्निटिव जो है वो होते हैं माइंड से रिलेटेड। तो माइंड, इन सब में अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा दिमाग किस चीज़ में लगाना पड़ेगा किसी स्टूडेंट को, वो लगाना पड़ेगा एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा 4, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हम कर देंगे। सेकंड आता है इमोशनल। ठीक है, सो इमोशनल जो होता है कि हम कैसे किसी के इमोशंस को समझ रहे हैं, तो इमोशनल यानी कि हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू पर्सन की फीलिंग्स को समझते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे हम रिजेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल कैरेक्टरिस्टिक। तो सोशल में अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे से बातचीत करना सीखते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिलेट करना सीखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। एंड वर्बल का मतलब होता है एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया, कि कैसे हम उस आइडिया को अपनी लैंग्वेज में आर्टिकुलेट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following does not represent the development task of an adolescent in learning to get along with friends of both genders।
यानी कि कौन से हैं जो कि दोनों जेंडर्स में दोस्ती रखना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इनमें से बोला गया है कि एडोलेसेंट के केस में कौन सा डेवलपमेंट टास्क जो है वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। एग्जाम में आप लोगों ने नॉट पे हमेशा फोकस करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो हैं वो इसी वजह से गलत हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉट वर्ड पे फोकस नहीं करते। तो पहला है टू लर्न टू लुक अपॉन गर्ल्स एज वीमेन एंड बॉयज एज मेन, ठीक है। तो यानी कि लड़कियों को महिलाओं की तरह समझे एंड पुरुषों को, लड़कों को पुरुष की तरह समझे। तो ये तो कोई बात नहीं बनी, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल यहाँ पे फालतू सा ऑप्शन दिया गया है। सेकंड आता है टू बिकम एन अडल्ट अमंग एडल्ट्स। तो कई लोग होते हैं ना जो अडल्ट्स के बीच में रहते हैं तो उनकी तरह हरकतें करने लगते हैं, तो उनको लगता है कि इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमारे उनके साथ दोस्ती अच्छी होगी। थर्ड ऑप्शन बोलता है टू लर्न टू वर्क विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है, यानी कि हम किसी और के साथ काम करना कैसे सीख सकते हैं कॉमन पर्पस को लेकर के, ठीक है। एक मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट वंस बॉडी। तो हम कैसे किसी की बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं, कि हम बोलते हैं ना कि जो पर्सन जैसे हैं उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करो, उनके लुक्स वाइज, उनकी हाइट वेट, इसके अकॉर्डिंग किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। सो आप लोग देख सकते हो कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टू लर्न टू वर्क विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है। लेकिन अडोलेसेंट के केस में क्या होता है, ये वाली चीज पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। अडोलेसेंट के केस में इन तीनों चीजों पे फोकस किया जाता है। एंड एग्जाम में नॉट, क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन रीडिंग द टेक्स्ट ओनली फॉर रेलिवेंट एंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यानी कि जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो इसमें रेलेवेंट यानी कि प्रासंगिक और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो होती है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है स्किमिंग, स्केलिंग, रीडिंग एंड रिव्यूइंग। तो आप लोगों को पहले तो इन सबके मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। तो स्कैनिंग से अगर हम बात करें तो स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, दिस रीडिंग मोड इज एम्ड ओनली एट फाइंडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। यानी कि हम इसको पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, लास्ट मोमेंट पे हमें रिवीजन करनी होती है तो हम फटाफट से उस पूरी चीज को पढ़ लेते हैं, उसको बोला जाता है स्कैनिंग, ठीक है। उसके बाद आता है स्किमिंग। तो ये जो रीडिंग मेथड होता है इसको यूज किया जाता है टू गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड इफ दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू और नॉट, ठीक है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, इस तरह की चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रीडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पढ़ना, ठीक है। एंड रिव्यूइंग यानी कि हम सिर्फ उस चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने ये पढ़ा, बस ओवरव्यू सा ले लिया, रिव्यू सा ले लिया, आगे उसमें क्या लिखा है, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उन सब चीज़ों पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बेसिक रीडिंग के लिए, ठीक है, रेलेवेंट और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो होती है उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्कैनिंग। तो जो लास्ट मोमेंट पे हम लोग रिवीजन करते हैं वो भी एक स्कैनिंग की तरह ही करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर हु कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास। एक टीचर जो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनके लिए लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहना चाहते हैं, दे शुड बी एडवाइज टू मीट टीचर पर्सनली, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि इनको बार बार जो है उनसे मिलना चाहिए, यानी कि टीचर से पर्सनली जाकर के मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है कि हम लोग यहाँ पे टीचर नहीं, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट क्या करते हैं बार बार, ठीक है, जो भी स्टूडेंट बार बार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं तो उनके लिए क्या एडवाइस है, तो दे शुड बी एडवाइज टू मीट टीचर पर्सनली। तो क्या हमें ये बोलना चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग अलग से आइए, पर्सनली हमसे पूछिए। दूसरा ऑप्शन है शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन, यानी कि उनको हमें एनकरेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप लोग क्लासरूम में ही इस चीज़ को डिस्कस करो, ताकि इससे क्या हेल्प हो सकती है कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन चीज़ों को समझेंगे। तीसरा ऑप्शन है शुड बी एनकरेज्ड फॉर सेल्फ लर्निंग, यानी कि हम उनको बोलेंगे कि आप लोग खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इस तरह के मेथड्स जो हैं वो बेसिकली टीचर सेंटर्ड होते हैं। टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, वो बस स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो खुद से पढ़ो एंड खुद से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो।
नेक्स्ट आता है शुड बी एनकरेज्ड फॉर कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, यानी कि उनको हमें समझाना चाहिए कि आप लोग जो अपने क्वेश्चंस है उनको पूछना जारी रख सकते हो। ठीक है, सो इसका एक ये बेनिफिट होता है कि इससे बाकी के स्टूडेंट्स भी जो अच्छे से सुन रहे होंगे तो उनके भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड जो है वो क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, शुड बी एनकरेज्ड फॉर कंटिन्यू क्वेश्चनिंग। ठीक है, एंड अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये हो सकता कि हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते, दैट द लर्नर शुड बी एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर की जगह क्या होगा, लर्नर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ। जो कई बार स्टूडेंट्स क्लासरूम में बात कर रहे होते हैं, बहुत शोर कर रहे होते हैं, तो वो किसका इंडिकेशन होता है, वो होता है कि स्टूडेंट क्या क्लास में बोर हो रहे हैं। दूसरा होता है कंफ्यूजन अबाउट द थिंग्स टॉट, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं अगर स्टूडेंट उस चीज़ में कंफ्यूज है, वो नहीं समझ रहे या वो नहीं समझना चाहते, तो क्या वो स्टूडेंट इसलिए बात करते हैं और अनुशासनहीनता करते हैं। नेक्स्ट है नॉट समराइजिंग लेक्चर पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि जितने भी लेक्चर के बेसिक पॉइंट्स होते हैं अगर हम उनको सारांश नहीं करते हैं, उनको समराइज नहीं करते हैं, तो भी स्टूडेंट्स बोर हो सकते हैं। नेक्स्ट है इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो अनुशासनहीन है। तो क्या मेन रीजन हो सकता है स्टूडेंट्स के क्लास में बातचीत करने का, वो हो सकता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अगर बोरिंग लेक्चर चल रहा है, टीचर एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं एंड स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, इनडिसिप्लिन क्लास में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल, तो मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी किसी की दिमाग का कितना लेवल है वो कैसे समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला, सेंसरी परसेप्शन, बिलीफ, अकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, लेवल्स ऑफ विजुअल लिटरेसी। ठीक है, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। जैसे ही कॉग्निटिव की बात आती है वैसे ही किसी पर्सन की विजुअल लिटरेसी यानी कि दृश्य साक्षरता के लेवल को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। So that's all for today. I hope you liked the session. So thank you so much for watching this video.